already done with alternative dispute resolution, and now we're going to start with chapter number 3 part A of it. Unit number 3 का आपका जो part A है, that is law of contracts. देखो हम ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, एंड इन द आगे जैसे जैसे आप चैप्टर्स करोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, आप एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, एंड यू विल स्टडी अ लॉट अबाउट इट. इसके ऊपर अपने आप में ही देयर इज अ होल डिफरेंट ब्रांच ऑफ लॉ दैट्स गोइंग अहेड. तो हाँ, टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट. देखिए चैप्टर आप करने के वाले हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ोगे कि अगर अगर मुझे आपके साथ कोई बाइंडिंग करना है, आपने मुझे कहा कि ठीक है आई विल गिव यू माई लैंड, यू गिव मी दिस 30 या 40 लाख, है ना, कि मैं आपको ज़मीन दूंगा, आप मुझे 30-40 लाख दो. ठीक है, ग्रेट. तो अब हाउ डू आई वैलिडेट इट? जस्ट बिकॉज आपने मुझे कहा, क्या हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया? और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या कोई डिफरेंस होता है या फिर सेम ही होता है? तो वी लुक इनटू इट कि कैसे एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म होते हैं, उनके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्या उनको इन्फोर्स किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. अब आपने तो मुझे कहा कि भैया ठीक है 30 लाख में मैं लैंड दूंगा, और हमने एग्रीमेंट भी कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया, मैंने आपको 30 लाख दी और आप फिर भाग गए हो. तो अब क्या होगा मेरे साथ? अब और अगेन, अगर मान लेते हैं कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि व्हेन कि लेट्स से if you win the match then I will kill this person. This is illegal. The contract is illegal. तो contracts के different different types होते हैं, illegal होते हैं, void होते हैं, voidable होते हैं. We'll look into that. फिर उसके बाद आप प्रोसेस द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया मान लेते हैं अब हमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करना है, हमें खत्म करवाना है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कैसे होगा, डिस्चार्ज कैसे होगा. और फिर हम एनालाइज करें कि रेमेडीज क्या होती हैं. अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, तो आप रेमेडीज क्या होंगी. अब डैमेज और डैमेजेस में भी डिफरेंस होता है. डैमेज एंड डैमेजेस इज टू डिफरेंट थिंग. मतलब एक में एस है और एक में एस नहीं है. दिस इज डिफरेंट, दे बोथ आर डिफरेंट. तो वी डू दिस. तो दिस चैप्टर हैज ब्रॉड टॉपिक्स, और ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट. देखो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया गया है कि आके अमृतलाल कोई इंसान है, ही नीड्स 5 kg राइस, है ना. उसने 5 राइस चाहिए थे, तो उसने एक्सचेंज किया फॉर द 10 kg मैंगोज. उसके नेक्स्ट उसके पड़ोसी को एक नेबर था, तो उसने उस मार्केट वो जाना नहीं चाहता था, तो उसने उससे आगे कि भैया आप 10 किलो मेरे मैंगोज पकड़ो और मुझे 5 kg राइस दो. उसने सून रियलाइज किया कि ही हैज़ गिवन, उसने एक रेयर कमोडिटी ऑफ मैंगोज दे दिए भैया, वो उसके तो प्राइस बहुत ज़्यादा थे, मैं तो लॉस में चला गया. तो एज इट वॉज नॉट मैंगो सीजन एट अ चीप एक्सचेंज, बट अ चीप एक्सचेंज है, तो मैं तो लॉस में चला गया, क्योंकि तो मैंने जो अभी अभी एक्सचेंज किया ना ये बहुत गलत हुआ है. इट हैज़ बीन अ कॉमन प्रैक्टिस टू एक्सचेंज थिंग्स ऑफ यूटिलिटी इन द एंशिएंट टाइम. देखो अब ये क्या है, बार्टर सिस्टम है ना, यहाँ पे पैसे तो दिए नहीं है तो बार्टर सिस्टम यहाँ पे. बट जैसे जैसे मनी इवेंट आ गया एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देयर इज अ फेयर एंड यूनिफॉर्मली वैल्यूड एट गिवन प्लेस, इट हैज़ बीन ईजी टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस दैट आर डेफिनाइट. देखो अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, दिस इज नॉट डेफिनाइट. मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है. 5 kg राइस की मान लें, 5 kg राइस को मैंने दे के पैसे नहीं कमाए, यहाँ पे 5 kg राइस और 10 kg मैंगोज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. तो अगर इसमें डिस्प्यूट आएगा भी तो शायद वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, इसका तो वैल्यू 10 kg मैंगोज है, ये है वो है. बट नाउ वी हैव कम इन टू द टाइम दैट मनी हैज़ कम इन टू द पिक्चर. ना बिकॉज मनी हैज़ कम इन टू द पिक्चर, तो कहीं ना कहीं हमारे पास मॉनेटरी वैल्यू होती है उस चीज़ की. ना बिकॉज वी हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, तो जो एक्सचेंज होता है इट बिकम्स ईजियर. You know all about it. We're not going to waste our time on this. It has become easy to enter into transaction. ट्रांजैक्शन में एंटर करना बहुत हमारे साथ हमारे लिए आसान हो गया. मॉडर्न टाइम्स में जो डिफाइंड ट्रांजैक्शन होते हैं उनको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लुक एट इट, डेफिनाइट ट्रांजैक्शंस. जब मैंने बिजनेस के लिए कैसे भी वर्ड फॉर वट एवर इट इज, आई हैव डन एन ट्रांजैक्शन विच इज डेफिनाइट दैट आई विल गिव यू 10,000 शूज फॉर दिस मॉनेटरी वैल्यू. क्या आपने मगर मुझे इतनी पेमेंट करी तो आपको 10,000 जूते दूंगी. तो दिस इज अ डेफिनाइट ट्रांजैक्शन. दिस डेफिनाइट ट्रांजैक्शन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेट करेंगे. अगर मुझे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है, तो इसमें है नहीं कि आपने मुझे फोन पे कहा कि 10,000 जूते भिजवा दे और फिर मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगी, मैंने भिजवा दी, राइट. आई विल गेट इन टू कॉन्ट्रैक्ट. पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों डोमेस्टिकली भी हो सकता है, इंटरनेशनली भी हो सकता है. ऐसा भी तो हो सकता है मैं किसी और कंट्री के कस्टमर के साथ बात कर रही हूँ या फिर किसी के साथ भी बात कर रही हूँ, तो इंटरनेशनली भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. डोमेस्टिकली मतलब मान लेते हैं मैंने अपने पड़ोसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, या मैंने किसी और स्टेट के इंसान के साथ, स्टेट इन द सेंस हरियाणा का स्टेट, मतलब इंडिया का कोई स्टेट, नॉट इंडिया एज अ स्टेट, राइट. तो डोमेस्टिकली भी हो सकता है और इंटरनेशनली भी हो सकता है. अब इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं कमर्शियल लॉ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितने भी कमर्शियल लॉ के ट्रांजैक्शन होते हैं वो यूजुअली एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से ही स्टार्ट होते हैं. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वी मेड एग्जाम्पल ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज. अगर मुझे ग्रोसरीज खरीदनी है, कैब बुक करनी है, या फिर कुछ भी करना है,
paying for interest, purchasing on calls otherwise are, and likewise the business transactions involve sale and purchase or exchange of services. देखो business is expanding, sale purchase of services होगा, तो इंटीग्रल पार्ट हो गया हम सबका लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको कि नहीं मैम ऐसे थोड़ा होता है, मैं तो अगर मैं किसी से कपड़े खरीदूंगा तो मैं उससे फाइन थोड़ा कराता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बनवाता हूँ, नहीं बनाते, है ना, नहीं बनवाते। बट अगेन इफ आई एम गोइंग टू बाय ग्रोसरीज, तो इज इट नॉट वेरी क्लियर कि वो इंसान मुझे जहरीला फ्रूट नहीं दे सकता कि वो मुझे जहरीला पकड़ा दे। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न नहीं होते हैं। इफ आई एम गोइंग टू बाई समथिंग फ्रॉम यू, तो दिस इज योर, आपके ऊपर लाइबिलिटी भी बनती है कि आप मुझे जहरीला फ्रूट ना बेच दो, है ना। अगर मैंने आप कैब बुक की है तो दिस इज एन कॉन्ट्रैक्ट, आई बुक द कैब, तो मेरे पास अब कैब आएगी व्हेन, तो जब मुझे वो कैब वाला मुझे सेफली मेरे घर पे छोड़ देगा तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग कि राइट्स क्या होंगे, ऑब्लिगेशंस क्या होंगे। अगर मैं आपसे फ्रूट खरीदने गई हूँ तो मेरा राइट क्या है कि मुझे आप ऐसा ही फ्रूट दो जो मेरे खाने लायक हो। आपकी ऑब्लिगेशन क्या है कि आप मुझे जहरीला फ्रूट ना पकड़ा दो, आपकी लाइबिलिटी है। व्हेन दे एंटर इनटू एन बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यही जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इंडिया के अंदर इन्वॉल्विंग इंडियन पर्सन, दिस दे विल बी गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब होगा क्या इसमें, देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होगा, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। 2 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे से बात कर रहा है कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे ये करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यू डोंट हैव द इनफ एज फॉर इट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इट इज क्लियरली मेंशन, व्हाट इज मेंशन, लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस। व्हाट इज मेंशन कि जो एग्रीमेंट होता है वो एनफोर्सिएबल तभी होगा, एनफोर्सिएबल मतलब मैं उसको एनफोर्स तभी कर पाती हूँ, लॉ जब दैट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस। देखो यूजुअली क्या होता है, कई बार थ्रू आउट द चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, कई बार वो एग्रीमेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एग्रीमेंट यूज कर वर्ड कर रहा है, तो यू कैन इंटरप्रेट इट दैट वे ओनली। बट अगर मैं आपको बताऊं, देखो हम एग्री बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं और हम उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना लेते। कैसे, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस ये भी दिया है, एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि आई एम गोइंग टू पे यू दिस अमाउंट ऑफ मनी और आप इतने जो शूज है ना मेरे यहाँ पे डिलीवर कर दो, कैन इट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, यस। क्या मैं इसको रिटर्न डॉक्यूमेंट बना सकती हूँ, डॉक्यूमेंटेशन कर सकती हूँ, यस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। मैं कह रही हूँ दैट इफ यू विन दिस मैच या फिर इफ यू डू दिस आई विल किल दिस पर्सन, अगर आपने ऐसे कर दिया ना, एक काम कर तू ना बस ना मैथ का पेपर कर दे, फिर तेरे मैथ की टीचर को मैं दिखता हूँ। अब डिड वी एग्री ऑन दिस, वी एग्रीड ऑन दिस। बट क्या लॉ इसको इन्फोर्स करा सकता है, क्या लॉ मुझे अथॉरिटी देता है कि मैं किसी और को हार्म कर दूं, कि अगर आपने ये किया तो आई कैन हार्म दिस पर्सन, दैट डज लॉ गिव मी द अथॉरिटी, नो इट डज नॉट। तो हर सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट्स वही होंगे जो लॉ इन्फोर्स कर सकता है, विच आर एनफोर्सिबल बाय लॉ, द एग्रीमेंट दैट आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल एग्रीमेंट्स पर से आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। अब यू आर ए 3 year old, आई एम एन 6 year old, अज्यूमिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यू आर 3 year old, आई एम 6 year old। हमने कहा कि ठीक है हम ना एक काम करेंगे, वील डू दिस, एक काम करेंगे 3 साल बाद ना जो ये जमीन है ना मैं तेरे को बेच दूंगा। नाउ यू इट हैज बीन अ लॉट ऑफ ईयर्स, बहुत सारे साल हो गए हैं, तो आप आ जाओ कि देख देख तूने ना तब मेरे साथ एग्रीमेंट किया था ना, तूने तब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, तो अब मुझे ज़मीन दे, नहीं ना, बिकॉज यू नॉट कॉम्पिटेंट पार्टीज, आपकी एज इतनी नहीं थी। तो एग्रीमेंट को कुछ क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा तभी वो क्या बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। एग्रीमेंट इज अ रिजल्ट, आपको एग्रीमेंट रिजल्ट क्या होता है, एग्रीमेंट बनता कैसे है। मैंने प्रपोज किया कि काम कर तू ना मुझे ये बॉक्स दे दे, 3 साल बाद मैं तेरे को ये ज़मीन बेच दूंगा। तो मैंने प्रपोज किया, इज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रपोजल और एन ऑफर बाय वन पार्टी, एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी क्या करेगी, एक्सेप्टेंस देगी। अब ये ऑफर और एक्सेप्टेंस भी क्लियरली, मेरा ऑफर आप तक पहुंचना चाहिए। अगर मैंने कहा दैट आई वांट टू सेल दिस लैंड टू यू फॉर दिस मच मनी ऑन इस डेट को, मुझे इतने पैसे में तुझे ये जमीन बेचनी है, तो ये मेरा ऑफर है, आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाई दिस, दैट इज योर एक्सेप्टेंस। तो तब क्या हुआ, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है आई प्रपोज समथिंग एंड यू एक्सेप्टेड समथिंग, बड़ा सिंपल लग रहा है, इतना ही है। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, जो पार्टीज हैं दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, यू कैन नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड, यू कैन नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ 3 year old, 3 साल के बच्चे के साथ आप बहला फुसका के कि भैया तू मुझे एक काम करे, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, नहीं कर सकते। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। मैंने आपके साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि इफ यू डू दिस आई विल किल दिस पर्सन, लॉफुल है नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का होना नेसेसरी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब मैं कह रही हूँ
देखो, कंसिडरेशन क्या होता है कि अगर मैं आपको ज़मीन बेच रही हूँ, तो आप मुझे उसके बदले जो पैसे दे रहे हो दैट इज़ योर कंसिडरेशन, राइट? और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर मैं कह रही हूँ कि लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब ज़मीन, मैं किसी और की ज़मीन तो नहीं बेच सकती ना आपको। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। व्हाट यू आर गिविंग इन रिटर्न टू मी आल्सो शुड बी लॉफुल इन रिस्पेक्ट टू द एग्रीमेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट होना चाहिए। मैं आपको ज़बरदस्ती आपसे एग्रीमेंट में डलवा दूँ, आपसे ऐसे मैं कह रही हूँ अ, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। देखो, द definition of free consent in law, देखो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट स्टिल यू शुड नो दिस। द definition of free consent in law, हमें लॉ में ना ये नहीं बता रहा कि फ्री कंसेंट क्या है, हमें लॉ में ये बता रहा था कि फ्री कंसेंट क्या नहीं है, राइट? इट इज नॉट इट इज नॉट इंक्लूसिव, इट्स एक्सक्लूसिव। कि फ्री कंसेंट में कोर्जन नहीं होना चाहिए, मैं आपको जबरदस्ती कोर्स करके कि भैया तू यहाँ पे साइन कर, तो आई डू दिस एंड आई डू दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बहला फुसला के आपसे करा रही हूँ कि देख, आई एम योर सिस्टर, आयुष, मैं तो तेरा कभी बुरा ही नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो करूंगी, तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फ्रॉड मतलब आई हैव एन इंटेंशन कि मैं आपसे पैसे फ्रॉड में लेके जाना चाहती हूँ, तो फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको रिप्रेजेंट तो ये कर रही हूँ कि आई एम सेलिंग यू लैंड, बट मैं आपको जमीन, मैंने वो गाड़ी के रख रखे हैं वहां पे, तो दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको शो कर रही हूँ कि आई एम सेलिंग एन एप्पल टू यू, बट मैं शो आप पर मैं असली में आपको बेच के दे देती हूँ, ऑरेंज बेच देती हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन है। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक दोनों साइड से भी हो सकती है, एक तरफ से हो सकती है कि मैंने, मिस्टेक इज समथिंग लाइक आई वॉन्टेड टू सेल यू द लैंड, बट आपको सुना या फिर आपको ऐसा लगा कि मैं गाड़ी बेच रही हूँ, दैट इज अ मिस्टेक। तो दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर। फ्री कंसेंट होना चाहिए। जब आप एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो फ्री कंसेंट होना चाहिए। यू शुड नॉट बी अंडर कोerशन, इन्फ्लुएंस में नहीं होने चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ, अगर लॉ ने वॉइड एक्सप्रेस कर रखा है तो ऐसे, मतलब देखो, नॉट एक्सप्रेसली एक्सप्रेस वॉइड एज लॉ मतलब अगर लॉ ने कहा है कि ऐसे एग्रीमेंट्स हो ही नहीं सकते, तो then again it's not a contract. The agreement must not be the one which declared as void by the law in the force at the time of the entering into contract. देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री रही है कि लॉ ने आपको कहा कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक आप कोई एग्रीमेंट नहीं करोगे। अब आपको ऐसे एग्रीमेंट में चले गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने लॉ ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। अब आप किसी लैंड को बेच रहे हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, बट लॉ ने कह रखा है कि ये लैंड आप नहीं बेच सकते, दैट इज अगेन वॉइड। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। इट इज देयरफॉर बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन सेक्शन 1 ऑफ आईसीए दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स होते हैं, बट सारे एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स, बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू कैसे। देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स है जो लॉ लॉ इन्फोर्स कर सकता है, सिंपल सी बात। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, मैंने एग्री किया कि मैं आपको 10,000 जूते इस डेट को दूंगी, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, आपके कोई अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, और आप इसको इन्फोर्स कर सकते हो कि ठीक है, 10,000 जूते आप मुझे दो और मैं आपको इतने पैसे दूंगा। डन। तो लॉफुल है, इन्फोर्स किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मुझे 10,000 जूते दिए तो आई एम रेडी टू किल दिस पर्सन, दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये एग्रीमेंट तो है, हम एग्री तो कर रहे हैं, मान लेते हैं आप भी मानो कि ठीक है, ठीक है, if आप मुझे ये दो, आई विल किल दिस पर्सन, यू आर एग्रीइंग ऑन दिस, बट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि लॉ इसको इन्फोर्स नहीं कर रहा है। तो दिस इज इट इज करेक्ट टू जनरलाइज दैट कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। अब इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप किस इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो। इसको इसमें ना केस बड़ा अच्छा दिया हुआ है। दिस इज बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। अब वो ये क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। दिस हस्बैंड एंड वाइफ, ये छुट्टी पे वेंट ऑन लीव टू इंग्लैंड, एंड जो वाइफ है वो इंग्लैंड में बीमार हो जाती है। जो डॉक्टर है दे ट्रीट द वाइफ और दे एडवाइज हर कि वो फुल बेड रेस्ट रखें और वो इंग्लैंड में ही रहे ताकि वो उनका उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो सके। तो वाइफ इंग्लैंड में ही रहती है। बट जब अब छुट्टी खत्म हो गई तो हस्बैंड को सिलोन जाना पड़ता है वापस, जहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इतना जो सम है ना वो भेजेंगे। दे विल सेंड द सम टू द वाइफ एवरी मंथ, दिस इज अ प्रॉमिस। वाइफ को क्या कि भाई इतने में पैसे हर दिन, हर मंथ आपको भेजूंगा, इतना आप इंग्लैंड में हो। तो कुछ टाइम तक तो उन्होंने सम भेजा, बट लेटर क्योंकि डिफरेंसेस थे, मिसअंडरस्टैंडिंग से दोनों के बीच में, तो हस्बैंड ने पैसे भेजने बंद कर दिए। अब वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने एक्शन इनिशिएट कर दिया कि ऐसे ऐसे तो इसने प्रॉमिस किया था, हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, इसने तो अब ये पैसे नहीं दे रहा है, तो आई वांट टू रिकवर द मनी। तो कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। क्यों? ये कोर्ट ने कहा कि जो एग्रीमेंट था इन दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। बिकॉज द एग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ वो सिर्फ एक मोरल ऑब्लिगेशन है।
पार्टीज कभी कोई लीगल रिलेशनशिप तो बनाना ही नहीं चाहती थी, नेवर इंटेंडेड टू क्रिएट एन लीगल रिलेशनशिप. द डिसीजन क्लियरली शोज दैट द एग्रीमेंट्स दैट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन आर ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दोज एग्रीमेंट्स डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. देखो, अगर मैंने आपसे फिर से शूज वाला एग्जांपल आ जाता है कि शूज चेंज होते हैं, कुछ और करते हैं कि मैं कोई बेकरी हूँ और मेरे पास ऑर्डर आया कि आपको 3 केक मुझे डिलीवर करने हैं. तो आई एम लीगली ऑब्लाइज, क्योंकि मैंने उनसे पैसे लिए हैं, तो आई एम लीगली ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर द केक्स. हस्बैंड एंड वाइफ में मोरल ऑब्लिगेशन होता है. अब मेरा फ्रेंड मेरे से कल आके कह दे कि तूने तो प्रॉमिस किया था कि तू तो मुझे नोट्स भेजेगी, बट तूने मुझे नोट्स नहीं भेजे, और फिर वो चला जाए कोर्ट में कि तूने मुझे नोट्स नहीं भेजे, नोट्स नहीं भेजे, मुझे कंपनसेशन चाहिए. तो कोर्ट क्या कहेगी? भैया लीगल ऑब्लिगेशन तो आप कभी आना ही नहीं चाहते थे ना, कभी इंटेंशन तो था नहीं. डिड द हस्बैंड हैव एन इंटेंशन व्हेन द हस्बैंड प्रॉमिस द वाइफ दैट आई विल सेंड यू द मनी? क्या उसका इंटेंशन था इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने का? क्या वो चाहता था कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाए? नहीं चाहता था ना. इट वाज जस्ट अ मोरल ऑब्लिगेशन. तो मोरल ऑब्लिगेशन, सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन के बेस पे आप किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हो. लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. ऑफर प्रपोजल एक्सेप्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, बिना ऑफर के या बिना प्रपोजल के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं स्टार्ट हो सकता. मतलब मैंने आपको ऑफर ही नहीं किया कि मैं आपका जमीन बेचना चाहती हूँ और आप खुद ही कोर्ट में जाके कह रहे हो कि मुझे तो इसकी जमीन खरीदनी है, इतने में खरीदनी है, ये करना है, वो करना है. नहीं. अब प्रपोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफर और प्रपोजल फर्स्ट स्टेप है. तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कैसे होगा? जब प्रपोजल होगा. वो प्रपोजल फर्स्ट स्टेप है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो जो एक पर्सन है, ही सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस, कि मतलब एक ही पार्टी दूसरी पार्टी को दिखा रही है कि मैं चाहता हूँ या फिर नहीं चाहता हूँ कोई काम करने का, टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स. इट इज कॉल्ड एन ऑफर. ठीक है. मान लेते हैं मैं ऑफर करती हूँ कि ना एक काम करते हैं, आई विल नॉट यूज दिस स्पेस, ये मेरा पार्किंग स्पेस है, आई विल नॉट यूज दिस स्पेस फॉर 3 मंथ एंड यू कैन पे मी 3000 फॉर इट. कि ठीक है, ये जो जगह है ना, मैं इसको यूज नहीं करूंगा, पार्किंग स्पेस है, तू इतने 3 महीने इसको यूज कर ले, एंड दिस इज माई ऑफर. तो इसमें आई एम नॉट डूइंग समथिंग, इट इज नॉट टू डू समथिंग. मुझे आपको उसका एग्जाम्पल देना था कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ पे ये स्पेस नहीं यूज करूंगी. तो वो मैंने प्रपोज किया कि मैं ये स्पेस यूज नहीं करूंगी एंड यू कैन यूज इट एंड यू गिव मी मनी फॉर इट. तो वो ऑफर हुआ. अब द पर्सन जो देगा ऑफर इज कॉल्ड द ऑफरर, एंड द पर्सन जिसको ऑफर दिया गया इज द ऑफरी. ऑफरर ऑफरी को ऑफर देगा. टू होम द ऑफर इज मेड इज ऑफरी. जो ऑफर है वो इंटेंशन से दिया जाना चाहिए कि मैं लीगल रिलेशनशिप बनाऊंगा, है ना. तो आई एम गिविंग आई एम इंटेंशन कि मुझे लीगल रिलेशनशिप बनाना है. लीगल रिलेशनशिप में क्या होगा? ऑब्लिगेशन होंगी, राइट्स होंगी. हम मान लेते हैं आपने यस बोल दिया, ओके बोल दिया, आई एग्री बोल दिया, कैसे भी बोल दिया, ओरली बोल दिया, रिटर्न बोल दिया, आपने मुझे लेटर लिख के भेजा कि ठीक है यस. तो मैं उसको क्या मान लूंगी? आपका कंसेंट मान लूंगी, एसेंट मान लूंगी. गिवन टू एन ऑफर बाय द ऑफर इज नोन एज एक्सेप्टेंस. आपने मुझे एक्सेप्टेंस दे दिया. कैसे भी हो सकता है, आपने यस बोल दिया, ओके बोल दिया, फिर जैसे आपके पास एग्रीमेंट आता है उसमें आप आई एग्री क्लिक कर देते हो ना, वो बोल दिया किसी वेबसाइट पे, तो उसमें हम एक्सेप्टेंस मानेंगे. एंड ऑफर जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है. अब एग्रीमेंट को प्रॉमिस भी आप कह सकते हो. ठीक है. अब ए क्या है, उसने अपनी विलिंगनेस शो की कि मैं अपना कॉटेज बेचना चाहती हूँ तेरे को 5 लाख के लिए. तो अब ए की विलिंगनेस को शो करना क्या है? ऑफर है. अब मान लेते हैं, अब ए क्या है? ऑफरर है. बी क्या है? ऑफरी है. बी उसका एक्सेप्ट कर लेती है और कॉटेज खरीद लेती है, तो दिस इज एक्सेप्टेंस. जो ए का ऑफर है, जब वो बी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है. एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी डेफिनाइट एंड सर्टेन. देखो, सर्टेन होना चाहिए. मैंने अगर आपको ऑफर किया तो मुझे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि मैं ये कॉटेज बेचना चाहती हूँ और इतने लाख का बेचना चाहती हूँ. दिस शुड बी वेरी क्लियर, दिस शुड बी वेरी डेफिनेट. अगेन, ऑफर तो डेफिनेट होता ही है, बट एक्सेप्टेंस में यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाते हैं. कैसे? कि मान लेते हैं, हाँ, आपने कहा कि मैंने तो ना इसको ऑफर भेजा था, इसने 5 दिन मेरे से बात नहीं की, तो मैंने मान लिया कि इसने एक्सेप्ट ही कर लिया होगा. नहीं. अनटिल अनलेस आई हैव क्लियरली मेंशन कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. Just because I'm not giving an answer to you does not mean I've accepted it. Just because I'm not saying something does not mean it's a yes. तो acceptance क्या होना चाहिए? Definite होना चाहिए, certain होना चाहिए. Just because मतलब जब तक मैं रिटर्न में, ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, वट एवर वे, पर डिफाइंड होना चाहिए. अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस है वो क्लियर नहीं है, तो इट क्लियर ट्रैक, तो उसको इनवैलिड माना जाएगा कि भैया मैंने तो अपना एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं, कहाँ कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं बनेगा ना, इनवैलिड होगा. अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट नहीं किया, अगर द पर्सन देखो, ऑल्सो एन ऑफर एंड कम्युनिकेट मस्ट बी कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन इन ऑर्डर टू बी वैलिड. कम्युनिकेट, देखो मैं कह रही हूँ, एक सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ना यहीं से चीजें उठ के आ जाती. क्या? मान लेते हैं ए पर्सन है, यही यही उठाते हैं, ए और बी ने है. तो अब बी को क्या था कि कॉटेज उसको खरीदना था. तो बी ने हाँ कह दी, बट ए को सुना ही नहीं. तो क्या ये एक्सेप्टेंस मानोगे?
बी ने तो हाँ कह दी ना, बट ए का तो सुना ही नहीं। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट भी किया जाता है, अगले इंसान को पता भी चलना चाहिए भैया हाँ वो एक्सेप्ट कर रहा है। जो कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, ईमेल से, तो वट एवर वे, बट द अदर पर्सन शुड हैव इट। एन ऑफर लैप्सेस बाय रिवोकेशन और विथड्रॉल, एनी ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ऑफर दिया कि भैया बी 5 लाख में खरीद ले, बट मुझे ना ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इसकी वैल्यू तो बढ़ने वाली है, तो मैंने वो एक्सेप्टेंस, आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक्सेप्टेंस से पहले मैं उसको रिवॉक कर सकती हूँ, विड्रॉल कर सकती हूँ, वापस भी ले सकती हूँ। अब आता है जनरल ऑफर, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल ऑफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जनरल ऑफर क्या होता है? जब मैं इन जनरल पब्लिक ऑफर दे रही हूँ, मैंने कोई एडवर्टीजमेंट बना दी, एडवर्टीजमेंट बना दी, उसे देखो इसी केस में आ जाता है कि भैया यहाँ पे ना कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस है, और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें क्या होता है, एक कंपनी आती है, वो कहती है कि भैया ये जो स्मोक बॉल है ना, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई, उसका नाम रखा स्मोक बॉल, कि इससे ना जो इन्फ्लुएंजा है वो ट्रीट हो जाएगा, आप इसको लो, इन्फ्लुएंजा आपकी ठीक हो जाएगी। तो जो कंपनी है उसने बिलीव किया कि जो मेडिसिन है वो कंप्लीटली क्योर कर देगा इन्फ्लुएंजा, बिल्कुल खत्म कर देगा, जड़ से खत्म कर देगा। वो होता है ना हमारे इंडिया में जैसे झूठ बोला जाता है, जड़ से खत्म कर देगा, बिल्कुल इन्फ्लुएंजा खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो हुआ क्या, डिपॉजिट को इन्फ्लुएंजा, और अगर किसी इंसान ने इस बॉल को खाने के बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हुआ ना, आफ्टर यूजिंग द बॉल मेडिसिन कॉन्टिन्यू, 15 दिन तक आप ये बॉल खाओ, और अगर फिर भी आपको इन्फ्लुएंजा हुआ, तो मैं आपको इतने यूरोज का आपको आपको डिपॉजिट कर दिया जाएगा आपके बैंक में, है ना, आपके रिवॉर्ड आ जाएगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई। तो ये एडवर्टीजमेंट देखी मिसेस कार्लिल ने, उन्होंने बॉल ली और वो बीमार पड़ गई, तो उन्होंने कंपनी, वो कंपनी में गई, उन्होंने कहा कि भैया आप दो मुझे अपना पैसे दो। तब हुआ क्या, तो कंपनी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा इंटेंशन नहीं था हमारा एंटर करने में लीगल रिलेशनशिप में, एनीवन इन द एडवर्टीजमेंट, वो सिर्फ मार्केटिंग को बूस्ट करने के लिए रखी गई थी। जो एडवर्टीजमेंट था वो ऑफर नहीं था, और वो इसलिए नहीं था ताकि कोई पर्टिकुलर पर्सन आ जाए और फिर वो मांगने लग जाए। ऑफर कैन नॉट बी मेड टू द पब्लिक एट लार्ज और टू द होल वर्ल्ड। देखो मैं पूरी दुनिया को तो ऑफर कर नहीं सकता हूँ, ये क्या कहा कंपनी ने कहा, बट कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि जो मिसेस कार्लिन है उनका क्लेम दो, पैसे दो। क्यों दो? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जनरल आपने अभी अभी क्या कहा, हम क्या कर रहे हैं, जनरल ऑफर, आपने जनरल ऑफर दिया है। जनरल ऑफर क्या होता है कि अगर आपने अपने बैनर पे लिख दिया ना कि ऐसे ऐसे में ऐसे ऐसे होगा, तो दैट यू हैव मेड एन ऑफर टू द पीपल इन लार्ज, वॉज एविडेंस दैट द कंपनी हैज रियल इंटेंशन। उसने अपना अलायंस बैंक का भी नाम रखा, उसने मनी डिपॉजिट के बारे में बात की, तो ये दिखाता है कि कंपनी का रियल इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप में जाने का विद एनीवन हु एक्सेप्ट्स द ऑफर। जो ऑफर है वो वर्ल्ड को भी दिया जा सकता है, इट कैन बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, इट इज कॉल्ड एज जनरल ऑफर, और वो वैलिड है। इन द केस ऑफ जनरल ऑफर कोई नीड नहीं होता है, एक्सेप्टेंस नहीं देना पड़ता ऑफर को। देखो अब अगर उसने बैनर पे लगा दिया तो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं भेजेगा, उसको सिर्फ कंडीशंस फुलफिल करनी है, एंड द एक्सेप्टेंस, उसको सिर्फ कंडीशंस फुलफिल करनी है, द एक्सेप्टेंस इटसेल्फ टू इज नॉट नीडेड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, और सिर्फ कंडीशंस को फुलफिल करना है, एक्सेप्टेंस हम मान लेंगे। जनरल ऑफर क्या होता है, व्हेन यू आर मेकिंग अ ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज, तो इस कंपनी ने एट पब्लिक एट लार्ज को एक ऑफर दे दिया, दैट इज अ जनरल ऑफर, एंड द लेडी गॉट द मनी, राइट, इट ऑल एंड्स वेल। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ कंसिडरेशन इनवैलिड है। मैं आपको फ्री में कुछ नहीं दे सकती, वो गिफ्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर मैं आपको कुछ, अगर मैं आपके बर्थडे पे आपके लिए कुछ लेके आई, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, मैं आपको वो दे रही हूँ, आपने मुझे उसके बदले में तो कुछ नहीं दिया, केक वेक खिलाया, बट कुछ बदले में तो नहीं दिया, तो कंसिडरेशन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कंसिडरेशन होगा समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का नेचर, नेचर ऑफ एन एक्ट और फॉरबिडेंस। तो जनरल रूल क्या है, जो एग्रीमेंट होता है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है वो वॉइड होता है और लॉस को इन्फोर्स नहीं कर सकता। इस केस में जो है वो एक पार्टी तो कुछ ले रही है दूसरे से, बट कुछ वापस नहीं दे रही, तो म्यूचुअल कंसिडरेशन होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टी मस्ट गिव एंड टेक ऑल्सो। देयर एक्सेप्शंस इस जनरल रूल में। इस कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे एक रिटर्न या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव इज ऑल्सो वॉइड, इवन इफ इट्स विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट बट शुड बी रियल। देखो मान लेते हैं मेरे पास कोई बहुत बड़ी जमीन थी, एंड यू आर माई रियल फ्रेंड, तो आई सोल्ड दिस टू यू फॉर 1 रुपी। अब देखो ये रियल तो नहीं है ना, इट इज 1 रुपी टू फॉर दैट अमाउंट ऑफ लार्ज लैंड इज नॉट रियल, बट एडुकेट है, ठीक है, बहुत है, मतलब एडुकेट नहीं है, एडुकेट नहीं है मतलब द लैंड हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू, बट आई एम सेलिंग इट फॉर 1 रुपी, सो दिस इज नॉट एडुकेट, बट इट इज रियल। पैसे तो दे रही हूँ ना मैं, 1 रुपए तो, 1 रुपए तो तुमसे ले रही हूँ ना, तो पास में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ए ने बी को कहा कि भैया तू इतने में खरीद ले, बेच रहा हूँ मैं तेरे को कार, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें कंसिडरेशन ऑफ ए क्या गया कि उसको इतने पैसे मिल रहे, दैट इज कंसिडरेशन। अब ए को नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से वो प्रॉमिस करता है, बी जो उसका बेटा है, कि मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, टू बिन राइटिंग एंड रजिस्टर्स इट। ये कॉन्ट्रैक्ट और एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन इसको वॉइड नहीं बनाता, कंसिडरेशन नहीं, बट स्टिल दिस इज लीगल।
इंडियन केस में ये जो केस आता है, प्लांटिफ है उसने कुछ शॉप्स बनाई थी डिस्ट्रिक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन अ टाउन, जो कंस्ट्रक्टेड शॉप्स थी दे वर गिवन एट रेंट कि भैया इतना इतना रेंट आएगा। तो डिफेंडेड था अपार्ट फ्रॉम द रेंट प्रॉमिस टू गिव 5%, वो 5% कमीशन भी देगा ऑन वट एवर सोल्ड। द डिफेंडेंट ही फेल टू पे द कमीशन एंड द प्लांटिफ इनिशिएटेड एक्शन टू रिकवर द कमीशन। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि जो एक्शन ऑफ प्लांटिफ था ऑन द ग्राउंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शॉप वाज डन ऑन द डिजायर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड नॉट ऑन द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट, hence there was no consideration to give commission। देखो, जब डिजायर ही डिस्ट्रिक्ट, जब दुकानें ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनवा रहा है, तो फिर प्लांटिफ पैसे किससे मांग रहा है ना? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि टू पे कमीशन टू द प्लांटिफ। अब आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप यू शुड बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो हमने अभी ना यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने ऊपर पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने सबसे पहले तो पढ़ा था कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज में हमने क्या कहा कि वो पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब नाउ वी टू डू दिस इन डिटेल कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हाउ कैन आई सी दैट यू आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? मैं कैसे कहती हूँ आप पे कैपेसिटी है या नहीं? तो पहली बात तो आप माइनर नहीं होने चाहिए, पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, माइनर नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड, यू शुड नॉट बी अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मान लेते हैं आप कोई और कंट्री हो जिसके साथ हमारी बन नहीं रही है, तो अब मैं उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, एलियन एनिमीज है या फॉरेन सॉवरेन है, मैं उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अब माइनर कौन होगा? तो इसमें बड़ा केस आता, बड़ा फेमस केस आता है यहाँ पे एक और, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में क्या कहते हैं कि भैया दैट हैज लेड डाउन द एज ऑफ 18 ईयर्स एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर द गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इट वाज 21 ईयर्स। एन अमेंडमेंट टू द एक्ट हैज अमेंडेड द मेजोरिटी ऑफ एज टू 18 ईयर्स फॉर ऑल द केसेस। तो पिछला सबको छोड़ दो, 18 ईयर्स है एज। अब इलिस्ट्रेशन क्या है कि भैया मुझे आपको एक कोर्ट भेजना है, तो आप बी को माइनर को कोर्ट बेच नहीं सकते। इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। कैसे? ए ऑफर्स टू सेल हिज कोट टू दिस थ्रू द बी माइनर, बी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसने इतने पैसे दे दिए। स्टेट कॉन्ट्रैक्ट में तो आप गए माइनर के साथ, बट हैंस वॉइड होना चाहिए ना। मतलब अकॉर्डिंगली हमने क्या पढ़ा, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है माइनर के साथ, इट इज एनफोर्सेबल, क्योंकि वो बेनिफिशियल है। माइनर ने क्या किया, माइनर इज बेनिफिटेड फ्रॉम है, उसको कोर्ट मिल रहा है। वेर एज अगर माइनर के पास बहुत करोड़ों की जमीन है और मैं उसको 1 रुपए में उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रही हूँ, तो दिस इज नॉट बेनिफिशियल टू द माइनर, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। if the and the minor has performed his part of the obligation, उसने part of the obligation भी करी and he is benefit from it, the contract is enforceable by law despite the fact कि वो minor है। अब यहाँ पे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का क्या केस था? देखिए, होता क्या है, हमने कहा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो 18 साल का बच्चा है ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट आंसर विद एन एग्रीमेंट बाय माइनर इज void or voidable। तो नेचर ऑफ माइनर्स आर्ग्यूमेंट हैज बीन एनालाइज्ड बाय द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम हम देखा कि माइनर क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इनिशियली क्या है, कंट्रोवर्सी वाज सेट रेस्ट, मतलब सब कुछ सारे डाउट्स को एक साइड रख दिया था बाय द डिसीजन ऑफ प्राइवेट काउंसिल ने डिसीजन दिया इस केस में क्या, कि जो माइनर है, माइनर एक प्लांटिफ है, उन्होंने अपनी मॉर्टेज हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट हु वाज अ मनी लेंडर, तो मनी लेंडर को उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी लोन लोन के बदले कि भैया आप मेरी प्रॉपर्टी रखो, मुझे लोन लोन चाहिए। जो मनी लेंडर ने पैसे दिए थे उसको नॉलेज थी कि जो प्लांटिफ है वो माइनर है, ही इज अ माइनर, तो ही वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट। The court held against the contentions of the defendant had no estoppel could apply against the plaintiff as both the parties were aware of the minors minority। दोनों parties को पता था कि जो बच्चा है वो the one party is a minor। जो defendant है he asked the refund of the loan। defendant ने अपना जब loan वापस मांगा, taken the provision of the ICF the mortgage is cancelled, court held the agreement by and minor is void ab initio। देखो मेरी सिंपल सी बात है, void ab initio मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, वो उसकी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से ही वो वॉइड है, क्योंकि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा ही नहीं सकते। तो आप उससे लोन वापस कैसे मांगोगे? पहली बात तो आपने उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ली ही कैसे, मॉर्टेज पे प्रॉपर्टी ली ही कैसे जब आपको पता था वो माइनर है, राइट? तो दिस द कोर्ट हेल्ड के जो एग्रीमेंट है वो माइनर है, दैट इज वॉइड अब इनिशियो एंड द प्लांटिव विल नॉट गेट द मनी, प्लांटिव विल नॉट कैन नॉट आस्क फॉर द रिफंड ऑफ द लोन because also the defendant asked for the refund of loan taken under the provisions of the ICA, the mortgage is cancelled, right? कि अगर आप मेरा मोर्टेज कैंसिल कराओगे तो मुझे लोन वापस दो। बट अगेन कोर्ट ने कहा कि जो एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही माइनर के साथ तो वॉइड अब इनिशियो मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से ही वॉइड है, इट्स वॉइड, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बिकॉज इट्स अ माइनर, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। कंसेंट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। कंसेंसस ऑफ एड इडम कहता है, देखो समझने की कोशिश करो। कंसेंट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट when two persons agree on the same thing in the same sense, very important।
मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात हो रही है यहाँ पे। मैं कह रही हूँ दैट आई वांट टू सेल एन ऑरेंज टू यू, यू आर लिसनिंग दैट आई वांट टू सेल एन एप्पल टू यू। क्या हम दोनों सेम चीज सोच रहे हैं? आर वी थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग हेयर? आर वी नॉट? ठीक है। अब उसके बाद लेट्स वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग हेयर। तो जब हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, तो both the people who are entering in the contract, they should agree on the same thing in the same sense, that is consensus ad idem। consensus यहाँ पर exist करना चाहिए, we should be thinking about it in the same sense। it is termed as consent। consent free होना चाहिए, coercion नहीं होना चाहिए, undue influence नहीं होना चाहिए, misinterpretation for mistake कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो consent देखो, अब coercion क्या होता है? जबरदस्ती। undue influence मैंने आपको बहका बहका दिया। misrepresentation मैं दिखा रही हूँ एप्पल बट बेच रही हूँ ऑरेंज। फ्रॉड, मैं फ्रॉड की इंटेंशन से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। मिस्टेक मेरे से गलती हो गई, ठीक है। mistake is I thought you were selling land to me, but you were selling a car to me। if the consent is obtained by the influence of any one of the above said, तो जो consent है वो फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो दिस इज voidable। voidable मतलब देखो, अब void और voidable क्या होता है, वैसे हम इसको आगे आगे करने वाले हैं, बट लेट मी लुक एट इट। देखो, एक तो है आपका void। void है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्ट, खत्म बात, end of the conversation, this is a void contract, we are not going to do this। ये हो नहीं सकता, एनफोर्स ही नहीं हो सकता, दैट इज a void contract। दूसरा है voidable contract। voidable contract मतलब अभी के लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट void ही है, बट अगर इसमें आप कुछ चेंजेस ले आओ तो ये इन्फोर्सिबल हो सकता है, इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब voidable क्या होता है? अवॉइड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्सन हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। अभी के लिए voidable है, मान लेती हैं, मान लेते हैं हमारे बीच में क्या हो गई थी, लेट्स अस्यूम मिस्टेक हो गई थी, राइट। तो मिस्टेक की वजह से अब कंसेंट आपका फ्री नहीं था, तो ये क्या हो गया? voidable हो गया। बट अब आपको लग रहा है कि ठीक है, इफ यू मैं लेट्स से आई एम ए एंड यू आर बी, तो मुझे आपको जमीन बेचनी थी, बट आपको लगा कि मैं गाड़ी बेच रही हूँ, तो बिकॉज आपका कंसेंट फ्री नहीं था, राइट। आपका कंसेंट फ्री नहीं था, आपको तो लगा कि मैं गाड़ी बेच रही हूँ, बट आई वाज सेलिंग लैंड टू यू, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज अ मिस्टेक बिटवीन अस, हमारे बीच में मिस कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुई, दिस इज वॉइडेबल। मैं आपको आपको तब तक जमीन नहीं बेच सकती जब तक आपको पता ना हो कि जमीन बेच रही हूँ। तो नाउ आपको पता चला कि ठीक है, ये तो जमीन की बात हो रही थी, नाउ यू आर एग्रीइंग ऑन इट, तो नाउ आई हैव चेंज इट, तो आपका कंसेप्ट, अब आपका कंसेंट क्या हो गया? दिस यू हैव गिवन कंसेंट टू इट। अब मैं भी जमीन बेचना चाहती हूँ, आप भी जमीन खरीदना चाहते हो, दिस इज नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो अभी के लिए तो वॉइड है, बट अगर इसमें कुछ चेंजेस ले आऊँ, कुछ चीजें चेंज हो जाए, तो ये वैलिड बन सकता है। ए ने बी को थ्रेटन किया, अब नाउ लुक एट, ए ने बी को धमकाया, ए थ्रेटन टू किल बी इफ ही डज नॉट सेल हिज हाउस टू ए, कि भैया अगर तो मुझे अपना जमीन घर बेच दे तो मैं तेरे को मार दूंगा। बी फियर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में आता है और अपना घर ए को बेच देता है। अब कंसेंट ऑफ बी फ्री नहीं था, तो इसलिए बी क्या है, को सेल को रोक सकता है ऑन द ग्राउंड कि भैया मैं तो कंसेंट ही फ्री नहीं था, मैं तो बेचना ही नहीं चाहता था, आई वॉज अंडर दिस। देखो इसमें अब क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, क्या है इसमें? कोर्जन आएगा, बिल्कुल कोर्जन आएगा, दिस वाज कोर्शन। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, जो अभी तक हम ज्ञान बांट रहे थे, वॉइड, वॉइडेबल, ये वाला सब ना, अभी तक अगर समझ नहीं आया तो अब आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। देयर आर सिचुएशन जब एग्रीमेंट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्रीमेंट्स टर्न इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एट देयर इंसेप्शन, बट लेटर स्टेज में क्योंकि कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो एसेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable under the law and thus becomes void at the option of any one of the parties to be contracted, है ना। हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया कि भैया ये जो बिल्डिंग है ना, इसका ये वाला फ्लोर आप मुझे बेचोगे। अब ठीक है, वी बोथ एंटर्ड दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट वो बिल्डिंग ही गिर गई, तो अब वो फ्लोर ही नहीं बचा, तो अब मुझे बेचोगे कैसे? तो अब स्टार्टिंग में तो वो वैलिड था ना, बट एट एनी पोर्शन, मतलब आगे जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं इन्फोर्स कर सकते? क्योंकि कुछ चेंजेस हो गए हैं, वो बिल्डिंग ही नहीं बचे, तो तुम मुझे बेचोगे कैसे? तो इसलिए वो वैलिड, वो वॉइड बन जाता है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। ऑल्सो जब कंसेंट ऑब्टेन की जा सकती है, एग्रीमेंट एग्रीमेंट फ्री नहीं होती, तब भी वो वॉइडेबल बन जाता है कि भैया अगर मैंने आपसे कंसेंट, आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी, मिस्टेक थी, मिस रिप्रेजेंटेशन थी, कुछ भी था, फ्री नहीं थी, तो वो वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब आगे जाके वैलिड आप बना सकते हो अगर चाहो तो, अगर कंसेंट फिर आगे मिल जाती तो अब वो वैलिड बन जाएगा। जो कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी है, एनफोर्सिबिलिटी है, इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाउएवर इट इज थ्रू वेरियस जजमेंट। कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है जिनसे हमें पता चलता है कि इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट की, उनकी वैलिडिटी क्या होती है। कुछ इंपॉर्टेंट वैलिड और इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अभी बताती हूँ, आगे जाके एज विल रीड इट आपको क्लैरिटी आएगी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ है इसमें, जो भी आपको चाहिए सब कुछ है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, चलेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट, खत्म है। देयर सम, नाउ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एग्जिस्टिंग देयर, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलीगल है।
इट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब इफ यू मेक सम चेंजेस टू इट तो वो वैलिड बन सकता है। लेटर वॉइडेबल है, अभी के लिए वॉइडेबल है क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं है, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, बट आगे जाके वो वैलिड बन सकता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, भाई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मैं कह रही हूँ कि आप मुझे ये दो, देन आई किल दिस पर्सन, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, या फिर जो मेरा कंसिडरेशन है वो इलीगल है, दैट इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता। मैं कह रही हूँ कि आप मुझे बिल्डिंग का ये वाला फ्लोर बेचना है, बट वो बिल्डिंग ही गिर गई है, तो आप मुझे कैसे बेचोगे, तो वो इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता। अब इनके बीच में डिफरेंस पढ़ो एंड यू विल गेट इट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल है लॉ के में, एंड इट चीजेस टू बी बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट चीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। देखो, void कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर वॉज दिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जब लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता तो वो क्या बन गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, है ना? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। whereas voidable contract is a contract which may be either affirmed or rejected at the option of one of the parties to the contract on the ground of coercion, undue influence, fraud or misrepresentation। मतलब अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट उसमें कोई प्रॉब्लम आई, कंसेंट के बेसिस पे कोई प्रॉब्लम आई, तो अब वो वॉइडेबल बन चुका है। बट अगर आगे जाके मुझे कंसेंट मिल जाती तो वो वैलिड बन जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? या तो वो अफॉर्म किया जा सकता है, या तो वो आगे जाके वैलिड बन जाएगा, या फिर वो रिजेक्ट किया जा सकता है, वो इनवैलिड बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड बन जाएगा, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं भाई ये तो मैं मेरे को तो गाड़ी खरीदनी थी, तो जमीन बेचने चल पड़ा है, मेरे को नहीं खरीदनी जमीन, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वेर एज अगर मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आप मुझे गाड़ी खरीद बेचना चाहते हो, या फिर मुझे जमीन बेचना चाहते हो, तो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बाई योर लैंड, तो वो क्या बन गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो वो फर्म किया जा सकता है, वो रिजेक्ट किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी, उस पार्टी जिस पार्टी के कंसेंट में प्रॉब्लम आई है। ए है ना, ए वॉन्टेड टू सेल लैंड, बी को लगा दैट ए इज वॉन्टिंग टू सेल कार टू मी, मिसकम्युनिकेशन हुई है ना, मिसकम्युनिकेशन हुई या फिर आपस में मिस्टेक हुई। तो ए वांट्स टू सेल लैंड, बी वांट्स टू बाय अ कार, लिख लेती हूँ मैं क्योंकि ये मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। बी वांट्स टू बाय अ कार एंड ए वांट्स टू सेल लैंड, है ना? तो बी को लगा कि भैया तो कार बेच रहा है, बट नहीं बेच रहा था, तो नाउ इट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्सेंट नहीं थी यहाँ पर बी की। तो अब बी कहेगा अच्छा आप मुझे लैंड बेचना चाहते हो, ठीक है मैं लैंड खरीद लूंगा, तो नाउ दिस बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मैंने अफर्म कर दिया। अब अगर बी कहता है कि नहीं मुझे तो कार ही चाहिए थी, अब मैं लैंड नहीं खरीदना चाहता, तो दिस बिकम्स अ रिजेक्टेड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेचर क्या होता है? स्टार्टिंग में तो वैलिड होता है, बट लेटर क्या होता है? वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इट रिमूव, जब तक ये इन्फोर्सिबल है, जब तक इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता, जब तक बी ये नहीं कह देता ना कि नहीं मुझे आपका लैंड ही नहीं खरीदना, तब तक ये इन्फोर्सिबल है, इन्फोर्स किया जा सकता है। क्लेम फॉर डैमेजेस, इट अलाउज ओनली टू द एक्सटेंट टू रिस्टोर एनी बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय द पार्टी इन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपको डैमेजेस, अब डैमेजेस क्या होता है? देखो नाउ लुक एट इट, डैमेजेस और डैमेज। अगर आपको कहीं पर भी ये ई एस दिख जाए तो दिस इज रिलेटेड टू मनी। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन, मैं यहाँ पे आपसे पैसे मांग रही हूँ, आई एम आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम यू। तो डैमेजेस में क्या है? मेरा कोई लॉस हो तो मैं आपसे कंपनसेशन मांग रही हूँ, दैट इज डैमेजेस। डैमेजेस को आप यहाँ पे ऐसे ई एस, जहाँ पे भी ऐसे है दिस इज रिलेटेड टू मनी। अगर ई एस नहीं लगा तो डैमेज है, सिर्फ डैमेज है, तो दैट इज द डैमेज दैट इज कॉस्ट। मेरी बिल्डिंग टूट गई आपकी वजह से, तो आपने मुझे डैमेज कॉज किया है, तो अब मैं आपसे डैमेजेस मांग रही हूँ, मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, मैं आपसे कंपनसेशन मांग रही हूँ। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो सिर्फ ग्राउंड्स और इक्विटी पे दिया जाता है कि भैया फेयर लग रहा है आपको कि नहीं नहीं उस इंसान का इतना लॉस हो गया, तो दिया जा सकता है, बट देर आर नो अलॉट, देर नॉट वेरी अलॉट ऑफ ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कंपनसेशन मिल सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? जो इंजर्ड है उसके पास है कि वो डैमेजेस मांग सकता है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, इन्फ्लुएंस हुआ है, जो भी हुआ है, व्हाटएवर हैज हैपेंड टू यू, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डैमेजेस मांग सकते हो। वैलिडिटी क्या है? एनी कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड बन जाता है उसको दर्फ के नॉट, उसके बाद उसको वैलिड नहीं बना सकते, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकते हैं अपॉन लैप्स ऑफ टाइम, अफर्मेशन मिल जाए, रेटिफिकेशन मिल जाए, then it becomes a valid contract। उसके बाद आता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेवरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट और वेवरिंग, देखो इसमें डिफरेंस क्या है? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि या तो आप कुछ करोगे या नहीं करोगे, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ओके, आप जस्ट रीड इट, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, आई एक्सप्लेन टू यू, जस्ट रीड इट एंड गेट थ्रू इट। देखो उसके बाद आता है डज नॉट डिवाइन वीवरिंग बट डिक्लेयर्स देम टू बी वॉइड।
When parties have opposite views regarding an uncertain events and exchange chances of gain or loss, there is no other interest of the parties in the agreement except for winning or losing it. वेगरिंग में एग्रीमेंट होता है, मैंने आपसे बेट लगाई कि ना तू देख ले, अगर ना अगर इतने कस्टमर मेरे पास आ गए ना, देखो एग्जांपल ही ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, एक्स एंटर्स इनटू वेगर विद वाई, एक्स ने वाई के साथ बेट लगाई कि अगर एक्स की कंपनी में इतने कस्टमर्स आ गए ना तो वाई एक्स को इतना पैसा देगा। अगर एक्स ने इतना, अगर उस टारगेट को एक्स नहीं हिट कर पाया तो एक्स वाई को सेम अमाउंट देगा कि भैया अगर मैंने इतने इतने कस्टमर मेरे पास आ गए तो 1,000 रुपये मैं तेरे को दूंगा, अगर इतने कस्टमर नहीं आए तो 1,000 रुपये तू मुझे देगा। दिस इज अ बेट। This is a bet and this is illegal in India and unenforceable by under law. Law इसको enforce नहीं करवाता है। Whereas contingent क्या होता है? Contingent होता है that A promises to buy Indian cricket team jersey if they win the match today. यहाँ पर bet नहीं लग रही है, यहाँ पर क्या है कि किसी चीज के होने पे आपको वो मिलेगा। मतलब मैं कह रही हूँ A promises to buy B the jersey if he pays him the money, and there's no guarantee whether India will win the match. In the same example, A promises to buy B jersey if he pays him the money. Then there will be a promissory condition that depends on the performance of a duty. कि A B को promises to buy B the jersey if he pays him the money. Then there will be promissory condition that depends on the performance of a duty. कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर आपने कोई परफॉर्मेंस किया देन यू गेट समथिंग, देन यू डू समथिंग, राइट। कि मान लेते हैं आपने अगर इफ यू वर्क फॉर मी फॉर लाइक, वर्क में तो चलो फिर वो डिफरेंट टाइप चला जाएगा कि promissory condition, then there will be a promissory condition that depends on the performance of a duty. अगर B ने कुछ काम किया then A will get him the jersey. If B does something then A will get him a jersey. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो होना is a collateral to the happening of an event. यहाँ पर आप कोई unforeseeable future event की बात नहीं कर रहे, कुछ अगर ऐसा हुआ तो वो you will happen to it, right? But there is something कि आपकी obligation आ गई, collateral आ गया कि अगर आप look, there is a difference to it and very very thin line difference to it. वेगरिंग एग्रीमेंट क्या है? अगर आप बात करें कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो व्हाट इज हैपनिंग इज हियर कि आपका इंटरेस्ट किस में लाई कर रहा है, आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। यहाँ पर द इंटरेस्ट इज लाइंग इन द सब्जेक्ट मैटर एंड यहाँ पर द इंटरेस्ट इज लाइंग इन लूजिंग और विनिंग द बेट। मान लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो दैट इज अ कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट इफ यू डाई इन फ्यूचर तो हम आपकी फैमिली को इतने इतने पैसे देंगे, दैट इज अ कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कह रही हूँ अगर तूने ये कर दें तो मैं तेरे को ये कर दूंगा, अगर if you if she wins then I'll give you 50 rupees, if she loses then I'll give you 50 rupees. तो दैट इज अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपको सिर्फ बेट से जीतना या हारना इज द मैटर है। यहाँ पे कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट मैटर्स है, इंश्योरेंस पॉलिसी इज द बेस्ट एग्जांपल कि it is like an collateral, it is like it provides security against risk, it is enforceable by law. Contingent contracts is unenforceable but whereas wagering contracts are not. A contingent contract is a contract to do or not do something depending upon the happening or not happening of a certain event. Whereas यहाँ पर क्या हो रहा है, opposite views regarding certain, यहाँ पर look, we both are going unilaterally that if this happens I'll give you this, if this happens I'll give you that. यहाँ पे opposite views है, आप कह रहे हो वो जीतेगा, वो कह रहा है वो हारेगा। अपोजिट व्यूज हैं तो आपने अगर वो जीत गया तो इतने मिलेंगे, अगर वो हार गया तो वो इतने मिलेंगे। यहाँ पे मैं कह रही हूँ अगर हमारी टीम जीत गई ना तो आई गिव यू 100 रुपीज, तो वी बोथ आर बिलीविंग इन इट कि हाँ हमारी टीम जीत जाएगी। तो ए प्रोमिसेस टू बाय इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी अगर वो मैच को जीत जाते हैं। अब ये कॉन्टीजेंसी है क्योंकि वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि इंडिया मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा। इंश्योरेंस है तो कॉन्टीजेंसी कोई गारंटी नहीं है कि आप मरो या नहीं मरोगे, राइट। मतलब you will inevitably die but you will not die like you never know when you will die. In the same example, A promises to promises to buy B the jersey if he pays him the money. अगर वो पैसे दे रहा है तो promissory condition आ गई, that depends on the performance of a duty. Performance of a duty here is that आप हम मुझे installment देते रहो and if you die then this much amount will be given to your family. अब illegal और unlawful contracts कौन से होते हैं? ऐसे contracts जो
इलीगल है, जिनका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। ऑब्जेक्ट इज एन एक्शन और ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लॉ ने मर्डर प्रोहिबिट कर दिया है, आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने उसमें। अकॉर्डिंग टू 10 आईसीए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट में से कोई भी अनलॉफुल है देन दिस बिकम्स एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा दैट इफ यू डू दिस फॉर मी आई विल किल दिस पर्सन, दिस इज इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट, दिस इज इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे कर सकती हूँ? एक तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, बड़ी सिंपल सी बात है। अब मुझे आपने मुझे कहा था 10,000 रुपये में मैं आपसे 10 जूते लूंगी, आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, मैंने आपको 10 जूते दिए, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस कर दी। मैंने भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी की, आपने भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी की, आपने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो दिस इज अ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट टू कंसेंट, अब हमें लग रहा है कि हमें ये नहीं करना, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें म्यूचुअल यार हमने एग्री किया और कंसेंट दिया और हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब मैंने कहा कि मैं इस बिल्डिंग की ये वाली फ्लोर आपसे खरीद रही हूँ, बट अब वो बिल्डिंग ही गिर गई है तो आप उसको बेच नहीं सकते। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, मैंने कहा था कि अगले ना 10 दिन में आपने मुझे इतनी बुक्स भिजवानी है, या अगले 10 दिन में यू हैव टू प्लान अ वेडिंग फॉर मी। अब 20 दिन हो गए हैं, आपने कोई फ़ोन नहीं उठाया मेरा, कुछ नहीं होता, तो बिकॉज लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ही निकल गया, तो अपने आप में वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब लॉ ने, मैं कह रही थी कि ना यू आर अ कंट्री ए, आई एम कंट्री बी, यू आर सम अदर कंपनी फ्रॉम सम अदर कंट्री, राइट? और मैंने आपके साथ क्या है कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ऐसे ऐसे आपके साथ वो करूंगी, बट अब लॉ ने ही कह दिया कि आप इस कंट्री की किसी भी कंपनी के साथ वो नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दिस इज अ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा था कि आप मुझे इस डेट को इतने पैसे दोगे, आपने मुझे नहीं दिए, दैट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने मतलब पैसे दोगे इन द सेंस दिस इज अ कंसिडरेशन, राइट? मैंने आई टोल्ड यू दैट you will give me this much amount of clothes or whatever for this much amount of money, तो you did not give me the money, this is a breach of contract। discharge by performance, हमने कर लिया कि भैया आप परफॉर्म कर रहे हो, you did the performance, down it's done। देखो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट में आपके पास चार चीजें आ गई, कैसे कि आप एग्री कर रहे हो, कंसेंट कर रहे हो, उससे आप जो पुराने वाला आपके पास एग्रीमेंट था आप उसको हटा रहे हो। कैसे हटा रहे हो? जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में जाती हैं और वो परफॉर्म अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं करती हैं, फुलफिल अपनी प्रॉमिस नहीं करती हैं, पूरे में कुछ पोर्शन पूरा नहीं करती हैं, या फिर सारा ही पोर्शन पूरा नहीं करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है बाय 4 टाइप्स, चार चीज़ों से, पाँच, 6 इनफैक्ट। सबसे पहले आपके पास आता है नोवेशन। नोवेशन क्या होता है? आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से सब्सटीट्यूट कर दिया। मैंने कहा था ए इज इन डेबिट टू बी एंड बी टू सी, तो अब मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ए सीधा सी को ही पैसे देगा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो बी का डेप्ट है सी को और जो ए का डेप्ट है बी को, वो कैंसिल कर दिया जाता है, और जो अब सी है वो ए को अपना डेप्टर मान लेता है, तो दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने हटा दिया, नोवेशन हो गया। रिसेशन, रिसेशन क्या होता है? जो सर्टेन टर्म्स है या फिर सारे टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था, ए एंटर्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद बी कि मैं इतने मशीन पार्ट्स आपसे खरीदूंगा इस प्रोजेक्ट के लिए। अब एग्रीमेंट खत्म होने से पहले जो ए और बी है वो कुछ टर्म्स और इस एग्रीमेंट के वो चेंज कर देता है, चेंजेस सर्टेन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड इंक्लूड दोज टर्म्स इन द एग्रीमेंट। देखो, कुछ चीज़ें आप चेंज कर रहे हो या कुछ नई टर्म्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज रिसेशन। नोवेशन में क्या है? आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट उठा के फेंक दिया, नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। रिसेशन में मतलब आपने कुछ टर्म्स चेंज कर दी या फिर सारी टर्म्स चेंज कर दी। रिमिशन में आपने एक्सेप्टेंस इज मेड टू प्रॉमिस बट नॉट ऑन कंप्लीट टर्म्स। ए ने कहा कि भैया बी को मैं इतने इतने पैसे मुझे देने हैं, ए बी को पेमेंट करता है, बट बी सिर्फ इतने ही पैसे एक्सेप्ट करता है इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट। ए को बी को 5,000 रुपीज देने थे, बी सिर्फ 2,000 देता है और 3,000 वापस कर देता है कि नहीं आप मुझे 2,000 ही दो, 2,000 इज इनफ फॉर मी। तो जब ओल्ड डेप्ट था उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता, डिस्चार्ज कर दिया गया, और जो लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जो एक्सेप्टेंस है इज मेड टू अ प्रॉमिस बट नॉट ऑन द कंप्लीट टर्म्स। एक्सेप्ट तो आपने कर लिया, जितना प्रॉमिस्ड अमाउंट थी उतनी नहीं की, बात उससे कम किया, उससे ज्यादा की, whatever it might be। रिमिशन, मर्जर होता है when you are merging, आप कह सकते हो देयर आर टू एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट ए एग्रीमेंट बी, दोनों को मिला देते हो और फिर एग्रीमेंट सी बना देते हो, दिस इज मर्जेंट। कोई टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनको मर्ज कर दिया जाता है किसी और कॉन्ट्रैक्ट के साथ और पार्टीज की कंसेंट के साथ, दैट इज अ मर्जर। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, काम ही नहीं हो सकता वो। कैसे? या तो वो डिस्ट्रक्शन हो गया सब्जेक्ट मैटर का, मैंने कहा था ना बिल्डिंग बेचो, अब बिल्डिंग ही नहीं रही है। डेथ या इनकैपेसिटी, मैं कह रही हूँ कि आप ये इंसान मुझे
दैट यू विल वर्क फॉर मी। मैंने अब मान लेते मैं आपको अपनी जॉब पे रखा कि भैया हाँ हाँ इस डेट को ना आपको मेरे लिए ये सेशन अटेंड करने हैं। नाउ यू हैव डाइड, गॉड फॉरबिड, बट द XYZ person has died, so now this cannot happen. Non existence of a state of being that has affected directly or indirectly of the contract. मैंने कहा था कि सेकंड डेट टू 2 जनवरी को आप यहाँ पर जाकर मेरे लिए ये सेशन अटेंड करोगे। अब वो सेशन ही कैंसिल हो गया, तो अब आप कैसे करोगे? आउटब्रेक ऑफ वॉर, वॉर आ गई है तो आप कैसे लड़ने जाओगे भाई? चेंज और अमेंडमेंट्स इन लॉ, लॉ में चेंज में अमेंडमेंट्स आ गई है ड्यू टू दैट, तो अब वो परफॉर्मेंस आप, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू कंप्लीट द परफॉर्मेंस, दैट्स वाई द कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज में लैप्स ऑफ टाइम, टाइम बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। मान लेते हैं मैंने वही द वेडिंग फॉर एग्जाम्पल, या लिमिटेशन पीरियड, लुक there is a mention of limitation period, so we should do that. If the contract is not performed within a specified time and the other party does not resort to any action within the limitation period, उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर 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 उसने वो काम नहीं किया, देन ही इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज रेमेडी एंड द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज विद द लैप्स ऑफ टाइम। ना तो रेमेडी मिलेगी, डिप्राइव्ड ऑफ हिज रेमेडी, एंड द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज विद लैप्स ऑफ टाइम, टाइम लैप्स कर गया है। मैंने आपको कहा था दैट दिस इज माई XYZ वेडिंग और आपको उसके लिए वो करना है, या फिर माने तो मैं कह रही हूँ कि आपको इस डेट तक मुझे इतना सामान भेजना है, आप नहीं दे पाए, अब वो टाइम ही चला गया, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वही लैप्स कर गया है। डिस्चार्ज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ में ऐसे कोई चेंजेस आ गए हैं। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ ऑफ ईच ऑफ द पार्टीज, किसी एक पार्टी की डेथ हो गई है। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब आप तो कह रहे हो कि भैया मैं तेरे को पैसे कैसे दूँ, आई हैव नो मनी, इंसॉल्वेंट हूँ। मर्जर, अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट को ऑल्टर कर दिया जाता है ड्यू टू अनऑथराइज्ड एक्शंस या फिर मर्जर कर दिया जाता है, देन अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो उससे ऑपरेशन ऑफ लॉ, फिर तो आप कोर्ट में जाओ, कहाँ जाओगे और, है ना? डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, ब्रीच मतलब यू हैव फेल्ड टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन बाय वन पार्टी। जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाती है, ही डज नॉट परफॉर्म द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन ड्यू टू विच द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ब्रोकन, द पर्सन हु सफर्स ऑफ द ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन। मैंने आपको कहा था दैट यू विल सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, दिस मच अमाउंट ऑफ बुक्स टू मी ऑन दिस डेट। अब आपने नहीं की तो उसकी वजह से मुझे लॉस हो गया। मान लेते हैं मुझे उन बुक्स को अपनी शो केस में दिखाना था, या फिर आई हैड बुक टॉक दैट डे, या फिर मान लेते हैं आई एम लूजिंग द वर्ड है क्या, एक सेकेंड, या फिर मुझे क्या करानी थी, बुक फेयर करानी थी। तो आई हैव मेरी लेट्स से मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है ना, नोबडी वुड लाइक टू कम टू माय बुक फेयर एंड आई लॉस्ट, मेरे को बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है, तो मैं आपसे कंपनसेशन भी मांग सकती हूँ, मैं आपसे डैमेजेस भी मांग सकती हूँ, क्योंकि आपने ब्रीच किया ना कॉन्ट्रैक्ट। अब रेमेडीज क्या हो सकती है, अब आपने ब्रीच कर दिया तो मुझे क्या क्या रेमेडीज मिलेगी, एक तो मुझे डैमेजेस और एक होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। डैमेजेस क्या है, आप मुझे मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दे रहे हो कि हाँ हाँ आई एम सॉरी फॉर दिस एंड दैट एंड यू आर गिविंग मी मॉनिटरी कॉम्पनसेशन, जहाँ पर ES आ जाता है डैमेजेस, दैट इज मॉनिटरी कॉम्पनसेशन। दूसरा आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। The purpose of contract is to enforce the right of the parties. In event of the breach of law, the promise can request the performance of specific obligation. देखो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, that you are XYZ person and a very prominent speaker, ये वो सब, या फिर very prominent singer, and the people of my school or college उनको बड़े पसंद हो आप, ठीक है? तो आई टोल्ड देम कि ठीक है वील ऑर्गेनाइज समथिंग फॉर यू एंड विल कॉल दैट पर्सन, अगर टू XYZ रीजन आप उस दिन नहीं आ पाते हो, तो आप कह रहे हो कि ठीक है आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाया, मैं आपको मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दे देता हूँ। मुझे मॉनिटरी कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, आई वॉन्ट योर प्रेजेंस, मुझे आपको वही वही जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, आई वॉन्ट यू टू कम टू माई स्कूल और कॉलेज और आपको वही परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दैट आई डोंट नीड डैमेजेस, आई नीड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि आई यू हैव टू डू दैट स्पेसिफिक टास्क ओनली, वो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन आप अपनी पूरी करो। तो ए एग्रीज टू डिलीवर 40 बैग्स ऑफ राइस टू बी इतने पैसे में इस डेट को। अब ए उस डेट को सिर्फ वो 20 बैग्स ऑफ राइस करवावा था, तो बी डैमेजेस भी मांग सकता है इससे कि भैया मैंने लॉस सफर किया तो मुझे डैमेजेस दो। या फिर अब ये तो हो गया डैमेजेस वाला। दूसरा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है टू रिपेयर बी का हाउस, कि बी का हाउस मैं ऐसे ऐसे रिपेयर करूंगा और उसके बदले मुझे पेमेंट मिलेगी एडवांस में। तो ए हाउस को रिपेयर कर तो करता है बट ऐसे नहीं करता जिस तरीके से बी ने मांगा था। तो बी उससे रिकवरी भी मांग सकता है, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रिपेयर्स कन्फर्म टू द कॉन्ट्रैक्ट। E is entitled to recover from B the cost of making the repairs conform to the contract. कॉन्ट्रैक्ट में मुझे जितने रिपेयर्स बनाने करने पड़ेंगे उसके लिए भी पैसे मांगते हैं। वो ये भी कह सकता है दैट यू हैव टू नाउ डू दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या आ जाएगा, दैट यू हैव टू वो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन ही आप अपनी पूरी करो। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि ठीक है आप जो आपने गलती हुई जो की, नाउ यू अनडू दैट एंड यू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली आई आस्क्ड फॉर।
राइट। सो वी आर कंप्लीट विद द चैप्टर। हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने रेमेडीज कर ली इन द केस ऑफ ब्रीच, वी हैव डन डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लैप्स ऑफ टाइम, impossibility of performance, and we're done with this chapter. I hope you understood it, and we're done with 3A law of contracts.